रहस्यों से भरी हुई, दिल दहला देने वाली और डार्क सस्पेंस वाली भूत प्रेत पिशाचों की कहानियों के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हो। इन कहानियों में दिखाई गई सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अजय एक 26 साल का नौजवान दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहता था। वो खुद को मी इन ब्लैक कहता था, एक नाम जो उसने अपनी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्मों और भूत प्रेतों की खोज के जुनून से प्रेरित होकर चुना था। हमेशा काले सूट में सजा, अपने बैग में अजीबोगरीब गैजेट्स लिए वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहस्यमयी घटनाओं की जांच करता था। एक शौकिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के बावजूद उसकी जिद, बुद्धिमानी और तकनीकी समझ ने उसे छोटे मोटे केस सॉल्व करने में मशहूर कर दिया था। इन हरकतों से लोग उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन उसकी हिम्मत की तारीफ भी करते। अजय का सपना था कि वो एक दिन ऐसा केस सॉल्व करे जो उसे रातों रात मशहूर बना दे। उसका ऑफिस, जो वास्तव में उसके घर का एक छोटा सा कमरा था, पुरानी किताबों, नक्शों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा था। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था उसका ईएमएफ डिटेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, जो वो हर जांच में इस्तेमाल करता था। वो मानता था कि भूत प्रेतों की दुनिया को तर्क और तकनीक से समझा जा सकता है, लेकिन जो केस उसे मिलने वाला था वो उसकी अब तक की सबसे खतरनाक और दिमाग को हिलाने वाली चुनौती बनने वाला था। नवंबर की एक ठंडी रात, जब दिल्ली की सड़कें कोहरे की चादर में लिपटी थी, अजय अपने ऑफिस में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया और अपनी प्रोफेशनल आवाज में कहा, हेलो, मी इन ब्लैक बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से एक कांपती, घबराई हुई आवाज आई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो अब अपनी नहीं रही। आवाज में इतना डर था कि अजय का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ है आपकी बेटी को, और आप कौन है? मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूं। मेरी बेटी रिया 16 साल की है। कुछ हफ्तों से वो अजीब हरकतें कर रही है। रात को चीखती है, दीवारों पर कुछ लिखती है और उसकी आंखें वे काली हो जाती है। कोई कहता है कि ये काला जादू है। कृपया आप आ सकते हैं? राजेश की आवाज में बेबसी थी। अजय ने गहरी सांस ली। उसने पहले भी कई केस सॉल्व किए थे, कभी मानसिक बीमारी, कभी डर से उपजी गलतफहमी, लेकिन इस बार आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे सामान्य नहीं लगा। उसने तुरंत पता नोट किया और अगली सुबह पहुंचने का वादा किया। उसने सोचा कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उसे अपनी पूरी जांच क्षमता लगानी होगी। अगली सुबह अजय अपने काले सूट में सजा, बैग में ईएमएफ डिटेक्टर, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर लिए राजेश के घर की ओर निकला। राजेश का घर दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली था। हवेली का बाहरी हिस्सा जर्जर था, दीवारों पर दरारें थी और आसपास का माहौल सन्नाटे से भरा था। अजय ने अपने चश्मे उतारे और हवेली को गौर से देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो नवंबर की सर्दी से अलग थी। राजेश ने दरवाजा खोला। वो एक मध्यम आयु का आदमी था जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उसने अजय को अंदर बुलाया और जल्दी से सब कुछ बताना शुरू किया। रिया पहले बहुत हंसमुख थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले वो एक पुरानी किताब लेकर आई। उसने कहा कि उसे स्कूल के पास एक मेले में मिली। तब से वो बदल गई। वो रात को जागती है, अजीब बातें करती है और उसकी आवाज वो उसकी नहीं लगती। राजेश की आंखों में आंसू थे। अजय ने पूछा, क्या मैं रिया से मिल सकता हूं? राजेश ने हिचकिचाते हुए उसे रिया के कमरे की ओर ले गया। कमरे का दरवाजा भारी लकड़ी का था और उस पर नाखूनों से खरोंचे हुए निशान थे। अजय ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया और कमरे में दाखिल हुआ। रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी, सिर झुकाए, और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके बाल बिखरे थे और उसके हाथों पर खरोंच के निशान थे। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब प्रतीक बने थे जो अजय को तुरंत काले जादू से जुड़े प्रतीकों की याद दिला गए। उसने पहले किताबों में ऐसे प्रतीक देखे थे। रिया, अजय ने सावधानी से पुकारा। रिया ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। उसने एक गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तू कौन है? यहां से चला जा। अजय ने अपने डर को दबाया और शांत स्वर में बोला, मैं अजय हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। रिया ने एक ठंडी हंसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने अचानक बिस्तर से छलांग लगाई और अजय की ओर बढ़ी। अजय ने तेजी से अपने बैग से एक लॉकेट निकाला और उसे रिया के सामने लहराया। रिया रुक गई, जैसे उसे कोई झटका लगा हो। उसने चीखते हुए कहा, तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? अजय ने तुरंत अपना रिकॉर्डर चालू किया और कमरे में ईएमएफ रीडिंग्स लेना भी शुरू किया। डिटेक्टर की सुई तेजी से हिल रही थी, जो असामान्य ऊर्जा की मौजूदगी को दर्शा रहा था। उसने राजेश को रिया को संभालने के लिए कहा और कमरे की तलाशी शुरू की। कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी
जिसका कवर चमड़े का था और उस पर अजीब प्रतीक बने थे। अजय ने उसे सावधानी से खोला। किताब में काले जादू के अनुष्ठानों और प्रतीकों का वर्णन था। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक तांत्रिक ग्रंथ था। अजय ने उसे अपने बैग में डाला और राजेश से कहा कि वो रिया को किसी सुरक्षित जगह ले जाए। उसने फैसला किया कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उसे तांत्रिक विद्या के जानकार की जरूरत पड़ेगी। अजय ने अगले कुछ दिन रिया के केस पर गहन जांच शुरू की। उसने हवेली के आसपास के लोगों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और उस किताब का अध्ययन किया। उसे पता चला कि हवेली कई साल पहले एक तांत्रिक के कब्जे में थी जो काले जादू का अभ्यास करता था। वो तांत्रिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, लेकिन उसके अनुष्ठानों का असर अभी भी हवेली में मौजूद था। अजय ने हवेली के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उसे एक रात की फुटेज में कुछ असामान्य दिखा। रिया के कमरे के बाहर एक छाया थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। छाया रिया के कमरे में गई और फिर गायब हो गई। अजय ने उस फुटेज को बार बार देखा और नोट किया कि छाया के साथ एक अजीब सी आवाज थी जो किताब में लिखे प्रतीकों से जुड़ी थी। उसने अपने लैपटॉप पर फुटेज को एनालाइज किया और पाया कि छाया का आकार हर बार बदल रहा था, जैसे वो कोई ठोस रूप न हो। अजय को यह भी पता चला कि रिया ने जिस मेले से किताब खरीदी थी वो हर साल एक पुराने मंदिर के पास लगता था। वो मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए कुख्यात था। अजय ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उसने ये भी तय किया कि उसे एक पेशेवर एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत होगी। उसने अपने पुराने पहचान वाले पंडित श्यामलाल को फोन किया। श्यामलाल एक अनुभवी तांत्रिक थे जो काले जादू और आत्माओं को भगाने में माहिर थे। अजय ने उन्हें केस की पूरी जानकारी दी और कहा, मैं तथ्य और सबूत इकट्ठा करूंगा, लेकिन मंत्र और एक्सर्सिज्म का काम आपको संभालना होगा। मंदिर की खोज मंदिर दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक घने जंगल में था। रात के समय अजय और श्यामलाल मंदिर पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर वही प्रतीक थे जो रिया के कमरे में थे। अजय ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया और सुई तेजी से हिलने लगी। उसने मंदिर के अंदर एक पुराना तहखाना देखा जिसका दरवाजा ताला बंद था। अजय ने अपने टूल्स का इस्तेमाल कर ताले को तोड़ा और तहखाने में दाखिल हुआ। वहां एक बली वेदी थी जिस पर एक काला पत्थर रखा था। पत्थर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अजय ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीरें ली और श्यामलाल को दिखाया। श्यामलाल ने कहा, यह एक शापित यंत्र है, इसे नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए सही समय और विधि चाहिए। अजय ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक तेज झटका लगा। उसके दिमाग में अजीब दृश्य उभरे, खून, चीखें और एक काली आकृति जो उसका पीछा कर रही थी। उसने तुरंत पत्थर को एक कपड़े में लपेटा और श्यामलाल को सौंप दिया। उसने कहा, आप इसे संभालें, मैं और सबूत इकट्ठा करता हूं। जैसे जैसे अजय इस केस की गहराई में उतर रहा था, वो खुद को अजीब अनुभवों का शिकार पा रहा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। वो अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनता था और कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वो अपने ऑफिस में फुटेज एनालाइज कर रहा था, उसका ईएमएफ डिटेक्टर बिना वजह चालू हो गया। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसका लैपटॉप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही प्रतीक उभरने लगे जो रिया के कमरे में थे। अजय को लगने लगा कि काला जादू अब उसका पीछा कर रहा था। उसने श्यामलाल को फोन किया और अपने अनुभव बताए। श्यामलाल ने कहा, यह यंत्र बहुत ताकतवर है, यह तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, लेकिन तुम डरो मत। मुझे बताओ कि तुमने और क्या पाया है। अजय ने मंदिर के आसपास की और जांच की। उसे एक स्थानीय बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि मंदिर में कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने एक काले जादू के अनुष्ठान के लिए इस पत्थर को बनाया था। उस तांत्रिक का नाम था काल भैरवी और वो अपनी शक्तियों के लिए कुख्यात था। बूढ़े ने बताया कि काल भैरवी ने एक लड़की को अपने अनुष्ठान का शिकार बनाया था और शायद रिया अब उसी शाप का शिकार थी। अजय ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स और स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच की। उसे पता चला कि काल भैरवी की मौत के बाद उसकी किताब और यंत्र को मंदिर में छिपा दिया गया था, लेकिन किसी ने किताब को मेले में बेच दिया जो रिया के हाथ लगी। अजय ने मेले के आयोजकों से बात की और पाया कि किताब को एक अज्ञात व्यक्ति ने बेचा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अजय ने सीसीटीवी फुटेज को और गहराई से एनालाइज किया। उसे एक और क्लिप मिली जिसमें एक व्यक्ति रिया के स्कूल के पास देखा गया था जो किताब को मेले में ले जा रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा धुंधला था, लेकिन अजय ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर फुटेज को साफ किया। उसने पाया कि वह व्यक्ति एक स्थानीय तांत्रिक समूह का सदस्य था जो काल भैरवी के अनुयायी थे। अजय ने श्यामलाल को सारी जानकारी दी और कहा, यह यंत्र और किताब काल भैरवी के अनुष्ठान का हिस्सा है, आपको इसे नष्ट करना होगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। श्यामलाल ने मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की।
अजय ने सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास अपने गैजेट्स लगाए, कैमरे, मोशन सेंसर और ईएमएफ डिटेक्टर। उसने श्यामलाल को गाइड किया कि यंत्र को कहां और कैसे रखना है। अनुष्ठान शुरू हुआ। श्यामलाल ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अजय ने अपने गैजेट्स पर नजर रखी। जैसे ही श्यामलाल ने यंत्र को अग्निकुंड में डाला, हवा में एक भयानक चीख गूंजी। अजय के कैमरों ने एक काली छाया को मंदिर की दीवारों से निकलते हुए रिकॉर्ड किया। अजय ने श्यामलाल को सिग्नल दिया कि वो मंत्रों को और तेज करे। कई घंटों की जंग के बाद यंत्र पूरी तरह जल गया, छाया गायब हो गई और मंदिर में सन्नाटा छा गया। नया सवेरा अजय ने तुरंत राजेश को फोन किया। राजेश ने बताया कि रिया अब सामान्य थी, उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई थी और वो हंस रही थी। अजय और श्यामलाल ने हवेली जाकर रिया से मुलाकात की। वो पूरी तरह ठीक थी। राजेश और उसका परिवार अजय और श्यामलाल का शुक्रिया अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अजय ने राजेश को सलाह दी कि वे उस हवेली को छोड़ दें, क्योंकि उसका इतिहास ठीक नहीं था। उसने किताब को भी श्यामलाल को सौंप दिया ताकि वो उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दे। इस केस ने अजय को बदल दिया था। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए तकनीक और तर्क के साथ साथ विशेषज्ञों की मदद भी जरूरी होती है। वो अब भी मी इन ब्लैक था, लेकिन अब वो जानता था कि हर केस में उसे अपनी सीमाओं को समझना होगा। उसने श्यामलाल के साथ भविष्य में और केस सॉल्व करने का फैसला किया, जहां वह अपनी जांच की कला और श्यामलाल अपनी तांत्रिक विद्या का सही से इस्तेमाल करेगा।